सो हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के 10 एमसीक्यूज जो आपके नीट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज टेक्निक्स इन डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज। तो हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में पढ़ते हैं, एक मेथड होता है दैट इज कॉल्ड एज VNTR। VNTR जिसको कहा जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स जो बेस्ड है कि हमारे जो डीएनए के सीक्वेंस होते हैं, वो पता है कि हर एक ह्यूमन में 99.9% डीएनए जो है वो सेम होता है, और जो डिफरेंट डीएनए है वो बस होता है 0.1% या 0.1% डीएनए जो है वो वैरी करता है। और ये 0.1 डीएनए जो हर एक इंडिविजुअल में वैरी करता है, वो होता है कुछ रिपीटेड सीक्वेंसेस, कुछ डीएनए के रिपीटेड बेस सीक्वेंसेस, जिसको हम VNTR भी कहते हैं। और ये VNTR क्रूशल होता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग मेथड को समझने के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया है VNTR, और यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी ऑप्शन है SSCP, SCAR, AFLP। इनमें से कोई भी टेक्निक जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में यूज नहीं होती है। तो ये जो VNTR है, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स, यही आपके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, which one of the following pairs of codons are correctly matched with their functions or the signals for a particular amino acid। तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, और यहाँ पे हमको करेक्ट करेक्ट मैच जो है यहाँ पे ढूंढना है। तो फर्स्ट में कहा गया है एलेनिन, देन स्टॉप, देन स्टार्ट, और मिथायोनिन, और ल्यूसिन। अगर हमको किसी किसी केस में अगर किसी भी कोडॉन के बारे में नहीं पता कि ये कोडॉन किस चीज के लिए कोड करता है, तो ऐसे केस में हमको जो मोस्ट इजीएस्ट या जो हमें पता ऑलरेडी पता है उसको हम पहले देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है स्टॉप, तो हमें पता है कि mRNA में जो स्टॉप कोडॉन्स होते हैं वो तीन ही होते हैं, और वो तीन होते हैं UAA, देन UAG, और तीसरा होता है UGA। और ये ऑप्शन में देखो यहाँ पे दिया है UAG एंड UGA, जो हमारे स्टॉप कोडॉन ही होते हैं, UAG एंड UGA। तो ये हो गया आपका करेक्ट, ये तो करेक्ट है। यहाँ पे करेक्टली मैच ही पूछा गया है, यहाँ पे करेक्टली मैच पूछा गया है। आपका स्टॉप कोडॉन जो है ये सेकंड ऑप्शन, यही आपका करेक्ट हो गया है। बाकी यहाँ पे देखो मिथायोनिन या स्टार्ट दिया है, तो मिथायोनिन या स्टार्ट कोडॉन हमको पता है यूनिवर्सली स्टार्ट स्टार्ट कोडॉन होता है, दैट इज AUG। और यहाँ पे AUG मेंशन है, लेकिन साथ में जो दिया है ACG, तो ये ऑप्शन में नहीं आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे ये रॉन्ग हो गया। देन ल्यूसिन, अब हमारा ये सेकंड ऑप्शन राइट हो गया है, तो ल्यूसिन का ये कोड नहीं है या ये भी नहीं है। ठीक है, देन एलेनिन, और ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा, और फोर्थ भी ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। तो राइट ऑप्शन है UAG एंड UGA, दैट इज दीज आर द स्टॉप कोडॉन। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, the one aspect which is not a salient features of genetic code is its being। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जेनेटिक कोड का salient फीचर कौन सा नहीं है, नॉट पूछा गया है। तो फर्स्ट फीचर यहाँ पे दिया है दी डीजनरेट, या जिसको हम डीजनरेसी कहते हैं, और डीजनरेसी ये फीचर होता है जेनेटिक कोड का। देन दिया है एम्बिग्यूअस। ठीक है, अब यहाँ पे अगर डीजनरेसी और एम्बिग्यूअस में अगर डिफरेंस देखें, तो डीजनरेसी का मतलब होता है कि आपके पास अगर कोई एक अमीनो एसिड है, तो उसके मोर देन वन कोडॉन जो है, मोर देन वन कोडॉन हो सकते हैं। इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई एक अमीनो एसिड है, तो उसके मोर देन वन कोडॉन पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो उसको कहा जाता है डीजनरेसी ऑफ द कोडॉन्स, व्हेन देयर आर मल्टीपल कोडॉन्स फॉर अ सिंगल अमीनो एसिड। तो ये तो फीचर है। अब यहाँ पे सेकंड कहा गया है एम्बिग्यूअस, लेकिन हम जब जेनेटिक कोड्स के फीचर पढ़ते हैं, तो वहाँ पे एक फीचर पढ़ते हैं, उसके कैरेक्टर पढ़ते हैं नॉन एम्बिग्यूअस या नॉन एम्बिग्यूअस। नॉन एम्बिग्यूअस का मतलब ये होता है कि कोई भी दो अमीनो एसिड, अगर कोई भी दो अमीनो एसिड है, तो उसका सिंगल कोडॉन या एक ही कोडॉन
नहीं हो सकता है। कोई भी दो अमीनो एसिड होंगे तो उसका सिंगल कोडॉन नहीं हो सकता है। और उस प्रॉपर्टी को नॉन एम्बिग्यूटी कहा जाता है या नॉन एम्बिगियस कहा जाता है, एम्बिगियस नहीं। तो आपको पूछा है नॉट करेक्ट या नॉट द साइलेंट फीचर, तो यही आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यूनिवर्सल, कोडॉन्स आर यूनिवर्सल, ये फीचर है। स्पेसिफिक होते हैं कोडॉन्स, ये भी फीचर है। लेकिन ये एम्बिगुअस जो है, यहाँ पे नॉन एम्बिगुअस होना चाहिए था, तो ये हमारा फीचर नहीं है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर जेनेटिक कोड। अगेन उसी तरह का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछा गया है कि जेनेटिक कोड का कौन सा, या जेनेटिक कोड के बारे में क्या नॉट ट्रू या रॉन्ग है, नॉट ट्रू। तो अभी फर्स्ट ऑप्शन दिया है a code in mRNA is read in the non-contiguous fashion। अब यहाँ पे नॉन कॉन्टिग्यूअस का ही मतलब होता है नॉन कंटिन्यूअस बोल सकते हैं, नॉन कंटिन्यूअस फैशन में, नॉन कंटिन्यूअस फैशन में। तो हमको पता है कि एमआरएनए के ऊपर जो भी कोडॉन्स होते हैं, एमआरएनए के ऊपर जो भी कोडॉन्स दिए होते हैं, उसमें कोई भी पंक्चुएशन मार्क्स नहीं होते हैं, और उनको एक कंटिन्यूअस फैशन में पढ़ा जाता है, किसी भी कॉमा, फुल स्टॉप या किसी भी पंक्चुएशन मार्क के बिना। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कोडॉन इन एमआरएनए इज रीड इन नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन। उन्होंने बोला है कि नॉन कॉन्टिग्यूअस फैशन में इसको पढ़ा जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, इसको कंटिन्यूअस फॉर्म में कंटिन्यूअसली पढ़ते हैं विदाउट एनी पंक्चुएशन मार्क। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है ये ही क्या हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है। बाकी अगर ऑप्शन देखें, यूनिवर्सल कोडॉन्स और यूनिवर्सल होते हैं, उनमें डीजेनरसी पाई जाती है, लास्ट क्वेश्चन में देखा हमने। और ये कैसे होते हैं, अनएम्बिगुअस या नॉन एम्बिग्यूटी शो करते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेटेड इन। तो यहाँ पे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन जो है वो कौन से ऑर्गेनिज्म को लेके समझाया गया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें पता है सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन दिया था, लास्ट लेक्चर में हम देखा था कि वहां पे एक नाम आया था या दो नाम आए थे, दैट इज मिसलसन, मिसलसन एंड स्टार, मिसलसन एंड स्टार, जिन्होंने सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन को प्रूव किया था बाय देयर एक्सपेरिमेंट। और उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए जो ऑर्गेनिज्म यूज किया था वो था एस्चरेशिया कोलाई, या इसको हम यू ई कोलाई कहते हैं, या जिसको हम ई कोलाई कहते हैं। तो ये आपका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ड्रोसोफाइला मेलानोगास्टर, इसको टीएच मॉर्गन ने यूज किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज एक्सप्लेन करने के लिए। देन स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, ग्रिफिथ ने यूज किया था इसे। और सैल्मोनेला टाइफेरियम, ये एक बैक्टीरियम है, ठीक है, जो डिजीज कॉज करता है, दैट इज टाइफाइड। ओके, तो आपका राइट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर 2। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है रिमूवल ऑफ इंट्रॉन्स एंड जॉइनिंग ऑफ एक्सॉन्स इन अ डिफाइंड ऑर्डर ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड एज। अब हम ट्रांसक्रिप्शन में, अगर यूकैरियोटिक में ट्रांसक्रिप्शन पढ़ रहे हैं, तो वहां पे जब यूकैरियोटिक प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, तो हमें पता है कि उसमें आरएनए या एमआरएनए डायरेक्ट नहीं बनता है। एमआरएनए की जगह वहां पे एचएनआरएनए नाम का एक मॉलिक्यूल बनता है। और एचएनआरएनए दैट इज हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, ये एक नॉन फंक्शनल आरएनए होता है। नॉन फंक्शनल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कुछ तो रीजन्स होते हैं जिसमें एक्टिव जीन्स प्रेजेंट होते हैं, जो फंक्शनल जीन्स होते हैं। अगर ये मैं दिखाऊं यहाँ पे बॉक्सेस में, तो बॉक्स वाले जो रीजन है वो फंक्शनल जीन वाले सपोज रीजन है। और यहाँ पे बीच में जो लाइंस आए हैं, यहाँ पे बीच में जो लाइंस आए हैं, ये कुछ नॉन फंक्शनल जीन्स होते हैं। और इन नॉन फंक्शनल जीन्स को इंट्रॉन्स कहा जाता है, दीज आर इंट्रॉन्स। और ये फंक्शनल वाले जो रीजन है इनको एक्सॉन्स कहा जाता है। अब जब भी एचएनआरएनए का आगे प्रोसेसिंग किया जाता है एमआरएनए में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें इस एमआरएनए या इस एचएनआरएनए के स्ट्रैंड में जो इंट्रॉन्स है, जो नॉन फंक्शनल जीन्स है, इनको रिमूव करना पड़ता है। और इसको रिमूव करने के लिए हम जिस प्रोसेस का यूज करते हैं उस प्रोसेस को कहा जाता है स्प्लाइसिंग। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज स्प्लाइसिंग।
यही पूछा गया है, अगर हम इंट्रॉन्स को रिमूव करना चाहते हैं तो कौन से मेथड से रिमूव करते हैं ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन, तो वो होगा स्प्लाइसिंग, दैट इज ऑप्शन नंबर 4। बाकी ऑप्शन में दिया है लूपिंग, लूपिंग नहीं होता है, इंड्यूसिंग दिया है, कैपिंग दिया है। हाँ, स्प्लाइसिंग में, स्प्लाइसिंग जब करते हैं हम तो स्प्लाइसिंग का वन ऑफ दी स्टेप होता है कैपिंग और दूसरा होता है टेलिंग। लेकिन यहाँ पे सेपरेटली दिया है तो उस मेथड का जो हम इंट्रॉन्स रिमूव करने का मेथड होता है उसको स्प्लाइसिंग कहा जाता है। ठीक है, तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है सिलेक्ट दी टू स्टेटमेंट आउट ऑफ द फोर दैट इज ए टू डी गिवन बिलो अबाउट लैक ओपेरॉन। इसमें दो स्टेटमेंट सिलेक्ट करने हैं और यहाँ पे नीचे पूछा गया है करेक्ट, इसमें से आपको करेक्ट स्टेटमेंट जो है वो ढूंढने हैं। तो पहले में दिया है ग्लूकोज, पहले स्टेटमेंट में कहा गया है ग्लूकोज और गैलेक्टोज मे बाइंड विद द रिप्रेसर एंड इनएक्टिवेट इट। तो लैक ओपेरॉन में जब हम पढ़ते हैं, लैक ओपेरॉन में जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक ओपेरॉन होता है जो डीएनए का मॉलिक्यूल होता है और इसके ऊपर वेरियस रीजन्स मेंशन किए होते हैं या साइट्स मेंशन किए होते हैं, जिसमें पी साइट होता है, देन आई साइट होता है, उसके बाद और एक पी प्रमोटर होता है, उसके बाद ओ ऑपरेटर साइट होता है, और उसके बाद तीन स्ट्रक्चरल जीन्स के पार्ट होते हैं दैट इज जेड वाई एंड ए, जेड वाई एंड ए। तो यहाँ पे कहा गया है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज मे बाइंड विद द रिप्रेसर प्रोटीन टू इनएक्टिवेट इट। तो हम लैक ओपेरॉन में पढ़ते हैं, लैक ओपेरॉन में जो लैक वर्ड है, लैक का मतलब होता है लैक्टोज, लैक का मतलब होता है लैक्टोज, और ये बैक्टीरिया के अंदर पूरा प्रोसेस चलता है। और बैक्टीरिया के लिए जो फूड उसका होता है, फूड वो लैक्टोज के फॉर्म में होता है जो कि सराउंडिंग में प्रेजेंट होता है। और यही लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर एंटर करके जो आई जीन से बनने वाला रिप्रेसर प्रोटीन है इसको क्या करता है, इनएक्टिवेट करता है। तो इनएक्टिवेट करने वाला मॉलिक्यूल लैक्टोज होता है, लेकिन यहाँ पे कहा गया है ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। हमें करेक्ट पूछना, तो ये रॉन्ग हो गया है स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया है इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड्स विद द ऑपरेटर जीन। हाँ, तो यहाँ पे देखो लैक्टोज अगर यहाँ से हम सराउंडिंग से निकाल दे तो क्या हो जाएगा, आई जीन से क्या बनेगा, आई जीन से रिप्रेसर प्रोटीन बनेगा और ये रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर साइट को ब्लॉक कर देगा, इसको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो यही बोला गया इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज द रिप्रेसर बाइंड्स विद द ऑपरेटर रीजन, और यहाँ पे जेड वाई और ए ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है बी। देन सी में दिया है दी जेड जीन कोड्स फॉर परमीज। देखो यहाँ पे जेड जीन जो है, जेड जीन परमीज को कोड नहीं करता है, इट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज इस एंजाइम को बनाने में हेल्प करता है। वाई जीन का काम होता है परमीएज को कोड करना, परमीएज, और ए जीन का काम होता है दैट इज ट्रांस एसेटाइलेज को कोड करना, ट्रांस एसेटाइलेज। तो सेकेंड ऑप्शन में कहा है जेड जीन जो है परमीएज को कोड करता है, तो ऐसा नहीं है, जेड जीन जो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज को कोड करता है और परमीएज को जो कोड करने वाला जीन है वो वाई है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट सी जो है वो रॉन्ग हो गया है। अब डी में देखते हैं, यहाँ पे पेयर में दी है ऑप्शन, तो ये सही होना चाहिए। दिस वॉज एलिसिडेटेड बाय फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक्स मोनार्ड। तो ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है लैक ओपेरॉन का, ये ओपेरॉन जो कॉन्सेप्ट है ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था जिनका नाम, जिसको हम जेकब एंड मोनार्ड भी से भी जानते हैं। तो फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक्स मोनार्ड ने ये लैक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट दिया था, ये भी करेक्ट है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन बैक्टीरियल सेल। तो बैक्टीरियल सेल में जो भी कुछ रिएक्शंस होते हैं, अगर सपोज हम वही अगर ट्रांसक्रिप्शन ले, ट्रांसक्रिप्शन ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन जब होगा दैट इज फॉर्मेशन ऑफ एमआरएनए, तो इस एमआरएनए फॉर्मेशन में या अगर टोटल एमआरएनए से आगे प्रोटीन का भी फॉर्मेशन अगर हो रहा हो ट्रांसलेशन, तो इस पूरे प्रोसेस में एज अ कैटलिस्ट कौन ऐड करता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो हमें पता है कि जब प्रोटीन बनता है तो एमआरएनए के साथ साथ टीआरएनए भी उसमें हेल्प करता है जो कि अडाप्टर मॉलिक्यूल होता है, और आगे आरआरएनए भी हेल्प करता है। और यहाँ पे कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था आरआरएनए को ही हम कैटलिस्ट कहते हैं,
जो एज ए कैटलिस्ट कैटलिस्ट की तरह काम करता है वहां पे। और आरएनए जो है राइबोसोम का पार्ट है, और कैटलिस्ट बन के क्या करता है, दो अमीनो एसिड के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, या बॉन्ड फॉर्मेशन में हेल्प करता है उसको स्पीड अप करने में, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन में। अब यहाँ पे अगर ऑप्शन में देखा जाए तो यहाँ पे SNRN लिखा है, यहाँ पे HNRN लिखा है, यहाँ पे RRN लिखा है, और यहाँ पे RN लिखा है। और हमको पता है कि राइबोसोम्स के जो है, राइबोसोम्स के सब यूनिट्स होते हैं, स्मॉलर सब यूनिट एंड बिगर सब यूनिट, और वो सब यूनिट के कुछ नंबरिंग दी होती है उनको। और हमें पता है कि राइबोसोम में जो वन ऑफ दी नंबरिंग होती है वो होती है 23 sRNA, 23 sRNA। S स्टैंड्स फॉर स्वेडबर्ग यूनिट, जो कि राइबोसोम के सब यूनिट का पार्ट होता है, ठीक है, 23 sRNA, 23 sRNA। तो यही हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन, जो यहाँ पे एज अ कैटलिस्ट की तरह ऐड करेगा बैक्टीरियल सेल में, अगर उसमें प्रोटीन का फॉर्मेशन या ट्रांसलेशन हो रहा हो तो। ठीक है, तो आपका करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है सिलेक्ट द करेक्ट मैच। करेक्ट मैच पूछा गया यहाँ पे। पहला मैच दिया है एलेक्स जेफरी, और एलेक्स जेफरी के बारे में स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी यहाँ पे दिया गया है। लेकिन हमें पता है कि एलेक्स जेफरी ने जो है DNA फिंगरप्रिंटिंग मेथड दिया था, और स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी नहीं। स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी इस बैक्टीरिया का यूज किया था ग्रिफिथ ने, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो ये रॉन्ग मैच हो गया, करेक्ट मैच पूछा है यहाँ पे। सेकेंड मैच दिया है अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, और यहाँ पे दिया है TMV टोबैको मोजेइक वायरस। लेकिन हमें पता है कि अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने DNA को एज अ जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया था बाय यूजिंग बैक्टीरियोफाज यूज किया था उन्होंने। दे यूज्ड बैक्टीरियोफाज यूज किया था, ना कि TMV वायरस। ठीक है, तो ये भी मैच रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट में दिया है मैथ्यू मिसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल, और यहाँ पे पाइसम सटाइवम दिया है। ये भी रॉन्ग मैच हो जाएगा, क्योंकि मिसेल्सन और स्टाल ने DNA रेप्लिकेशन को प्रूव किया था, ठीक है, बाय यूजिंग ई कोलाई को यूज किया था उन्होंने, ना कि पाइसम सटाइवम। ठीक है, पाइसम सटाइवम को यूज किया था ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन दिया है फ्रैंकोइस जेकब एंड जैक्स मोनॉड। अभी पढ़ा हमने लास्ट एक क्वेश्चन में कि ये जो लैक ओपेरॉन है वो जेकब एंड मोनॉड ने दिया था। तो ये जो फोर्थ ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट मैच। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। सो आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। या कल जो हमने स्टार्ट किया था सीरीज, कल हमने 10 क्वेश्चन लिए थे, आगे आज भी हमने 10 क्वेश्चन लिए, तो आज का 20th क्वेश्चन है what are those structures that appear as beads on string in the chromosomes when viewed under electron microscope। तो कल एक क्वेश्चन आया था जहां पे हम यूकैरियोटिक पैकेजिंग डिस्कस कर रहे थे, यूकैरियोटिक सेल में पैकेजिंग को डिस्कस कर रहे थे। अगर ये कोई यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है, उसके अंदर होता है न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में, इस छोटे से न्यूक्लियस में हमें DNA को फिट करना होता है। और कल हमने पढ़ा था कि ये जो DNA इस न्यूक्लियस में फिट होता है वो न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में फिट होता है, न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में। और न्यूक्लियोसोम बना होता है हिस्टोन के ऑक्टामर से। ठीक है, दीज आर हिस्टोन ऑक्टामर्स, ये चार है, पीछे भी चार रहेंगे, ये हिस्टोन ऑक्टामर है। और इस हिस्टोन ऑक्टामर के ऊपर डबल स्टैंडर्ड DNA ऐसे wrapped होता है, और ये जो है न्यूक्लियोसोम के फॉर्म में न्यूक्लियस के अंदर फिट हो जाएगा या अकोमोडेट हो जाएगा। लेके जाओ न्यूक्लियोसोम की बात करते हैं, तो अगर यहाँ पे एक न्यूक्लियोसोम है, तो यहाँ से DNA निकल के दूसरे न्यूक्लियोसोम में अटैच हो जाता है। या कहेंगे कि ये अगर न्यूक्लियोसोम DNA जिसके ऊपर रैप्ड है, तो इससे DNA निकल के अगले हिस्टोन ऑक्टामर पे अटैच हो जाएगा। देन यहाँ से निकल के अगले हिस्टोन ऑक्टामर पे, यहाँ से निकल के अगले हिस्टोन ऑक्टामर पे, और यहाँ पे ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। और ये स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये किसी ये ऐसे दिख रहा है कि किसी माला में ऐसे मोती पिरोए गए हैं। ये एक बीड है, ये दूसरा बीड है, और यहाँ पे ये जो थ्रेड है इसको स्ट्रिंग कह सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखेगा हमें न्यूक्लियोसोम का, वो दिखेगा बीड्स ऑन दी स्ट्रिंग की तरह।
और ये पूरा स्ट्रक्चर किसका है, दैट इज न्यूक्लियोसोम से बना हुआ स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में दिया है न्यूक्लियोसोम्स, और यही हमारा हो जाएगा राइट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन इज अवर राइट ऑप्शन, दैट इज न्यूक्लियोसोम, जो दिखता है बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह जब हम क्रोमोसोम को बनाते हैं, क्रोमोसोम को फिट करते हैं इनसाइड दी न्यूक्लियस। फर्स्ट ऑप्शन में न्यूक्लियोटाइड्स दिया है, ये मोनोमर होता है डीएनए का, देन बेस पेयर्स दिए हैं, देन जीन्स दिए हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन रॉन्ग है, तो आपका राइट ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज अवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो आज हमने डिस्कस कर लिए हैं 10 एमसीक्यू ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो बाकी और कुछ एमसीक्यूज किसी और चैप्टर से या इसी चैप्टर से हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। सो थैंक यू।